नमस्कार, जोहार। मैं बोल रहा हूँ राजेश कुमार। पिछले वीडियो में हिस्ट्री में हमने तुम लोगों को ये समझाया था कि मोहम्मद शाह के कालखंड में जो शायरी हमने कहा था कि दीवाना हूँ मैं भी कैसा, कौन भला है मेरे जैसा, तड़पूं रोऊं सजा है मेरी, सनम बड़ी बेवफा है मेरी। यारा ये वो मोहम्मद शाह था जिसके कालखंड में कोहिनूर हीरा नादिर शाह ले गया। मुगल काल की डूबती नैया की कहानी है। अंततः मोहम्मद शाह की मृत्यु होती है और मोहम्मद शाह की मृत्यु के बाद जो कैरेक्टर उभर कर उसके सामने आता है उसका नाम है अहमद शाह। ये अहमद शाह कौन है? तो इस अहमद शाह को जानने के लिए जान लो कि अहमद शाह मुगल दरबार में एक नर्तक पुत्र है। मतलब इसकी माँ डांसर थी, नर्तकी थी। तो किसी का साइड इफेक्ट होगा, बात को बात से समझना। और ये शासन के काम को करता और इसका बड़ा ही मधुर संबंध था यारा एक हिजड़े से, और उस हिजड़े का नाम था जावेद खां। और उसने उसी जावेद खां को नवाब बहादुर की उपाधि दिया। साम्राज्य और सत्ता की कलियां इसी तरह से चलती रही और जब आगे चल करके इसको होश हुआ कि सत्ता हमको अपने हाथ में लेना चाहिए, तब तक बड़ी देर हो चुका था। उत्तर मुगल काल में नर्तक पुत्र के रूप में जो कैरेक्टर जाना जाता है वो कैरेक्टर है अहमद शाह। ध्यान रखना, ये नर्तक पुत्र है। हिजड़ा जावेद खां को इसने नवाब बहादुर की उपाधि दिया। मतलब इसका हिजड़े जावेद खां के साथ अत्यधिक मधुर संबंध के लिए जाना जाता है। बात को समझना, ये पॉइंट भी इम्पोर्टेंट है कि मुगल बादशाह में कौन नर्तक पुत्र था। इसके कालखंड की पूरी शासन की गतिविधियों को चलाने के लिए हिजड़ों और औरतों का एक गिरोह था और इसकी जो मुख्य नायिका थी ये थी उद्धम बाई। 3 पॉइंट तेरे पास आ गया। हिजड़ा से ये अपना इसका जो संबंध था वो था नर्तक पुत्र है और साम्राज्य की प्रशासनिक गतिविधियों को चलाने के लिए एक गुट है और उस गुट की प्रमुख है उद्धम बाई। गुट में कौन लोग हैं? तो हिजड़े हैं और औरतें हैं। देखो यार, मुगल काल और दिल्ली सल्तनत में हिजड़ा व्यापार पीक पर था। कारण क्या था कि हरम में सैकड़ों महिलाएं होती थी। तो उसमें प्रॉब्लम, हरम वर्ड का मतलब तो जान चुका होगा कि हरम का मतलब हो गया वो जगह जहां मुगल खानदान की महिलाएं रहा करती थी। एक्चुअली होता यह था कि मुगल शासक है, मुस्लिम शासक है, 4 शादी तो कर सकता था, 5वीं 6ठी 7वीं भी मिल गई तो उसको इनकार नहीं करता था, उसको हरम में रखता था। तो हरम में महिलाएं बड़ी होती थी, समझ में ये मुश्किल हो जाता था कि कौन मेरी वाली है, कौन मेरे बाप वाली है। तो यही कारण था कि महिलाओं की तादाद ज़्यादा थी। मतलब ठेठ में समझना जा रहा कि एक मुर्गा पूरे मोहल्ले की मुर्गी को संभालता था, लेकिन ये बात आदमी पर लागू नहीं होता। तो कभी भी राजा नौकर नहीं रखना चाहता था। अगर नौकर रख लिया तो कहीं ऐसा ना हो कि उसको गीत गाना पड़े कि दुश्मन न करे दोस्त ने वो काम किया है। यही कारण था कि हीरा व्यापार चरम पर होता था। और रानियां जो होती थी वो नौकरानियां नहीं रखना चाहती थी। पढ़ा होगा, जानता होगा कि नूरजहां करियर की शुरुआत नौकरानी से की थी और बन गई महारानी थी। तो यही कारण था कि यहाँ अब दिमाग में आता है कि हिजड़े कहाँ से आए। तो हिजड़े खरीदे जाते थे और उन्हीं हिजड़ों का एक समूह और औरतों का एक दल जिसकी नायिका है उद्धम बाई, यह शासन के काम को करती थी। इसी उद्धम बाई को विला ए आलम की उपाधि दिया गया। और ये अहमद शाह इतना बेवकूफ टाइप का शासक था कि किसको कहाँ का प्रभारी बनाना है, योग्यता क्या होनी चाहिए, दक्षता क्या होनी चाहिए, इन तमाम बातों से उसको दूर दूर तक सरोकार नहीं था। अंदाजा लगा सकते हो कि 2.5 साल का लड़का है मोहम्मद। इस मोहम्मद को इसने पंजाब का गवर्नर बना दिया, राज्यपाल बना दिया, मतलब गवर्नर का वहाँ का मुख्यमंत्री बना दिया। 2.5 साल का बच्चा क्या खाक प्रशासन के काम को करेगा? बरसों से अर्जी हुई मुगलों की विरासत को किस कदर ये लोग डुबोता चला जा रहा है, ये उत्कृष्ट उदाहरण है। मतलब कह सकते हो ना कि कहा भी जाता है बाबर को उठा के देख लो। बाबर एक ऐसा कैरेक्टर है जिसने डूबते और ढहते साम्राज्य को अनंत ऊंचाई तक उठाया था यारा। बाबर वो कैरेक्टर था जिसने 1502 ईस्वी में सर ई पुल पर जब हार हुई थी तो उसके पास साम्राज्य और सत्ता नाम की कोई चीज नहीं थी। एक छोटा सा पहाड़ी टुकड़ा था, खोजंद की पहाड़ी। ये वो खोजंद की पहाड़ी थी जिस खोजंद की पहाड़ी पर
कोई मानव नहीं रहा करता था, निर्जन पहाड़ था। बच्चों की तरह फूट फूट कर बाबर रोता था, इसलिए रोता था क्योंकि खाने के लिए अनाज नहीं था। मानव जहाँ से टूट कर बिखरता है ना, बाबर वहीं से निखर कर सामने आया था। मतलब परिस्थितियां प्रतिकूल हो और संघर्ष करने की क्षमता मानव में ज़्यादा हो तो इतिहास रच सकता है। वही इतिहास बाबर ने रचा था, एक विशाल साम्राज्य का बुनियाद खड़ा किया था। तभी तो इलियट ने बाबर के बारे में कहा था कि इसका परवरिश अगर लंदन में होता तो निश्चित रूप से ये हेनरी चतुर्थ होता। ये मुगल साम्राज्य के बाबर के प्रति कहा हुआ स्टेटमेंट है। इतना विशाल साम्राज्य जिसकी सत्ताएं इतनी विस्तृत भूभाग में फैला था, और आज वो मुगल साम्राज्य ताश के पत्तों की तरह बिखरता चला जा रहा है। अहमद शाह जैसा डांसर का बेटा, नर्तक पुत्र है ये। ध्यान रखना, राज दरबार में नाचने वालियों की एक समूह होती थी, किसी का साइड इफेक्ट होगा के कारण इस शासक अब आगे चल करके शासक बना दिया गया। क्योंकि अब मुगल साम्राज्य में शासक नहीं चाहिए, दबंगता नहीं चाहिए, दृढ़ता नहीं चाहिए, अब वैसा कैरेक्टर चाहिए जिससे उन स्वार्थपरक लोगों की स्वार्थों की पूर्ति हो। कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से दिमाग में रखोगे कि ये नर्तक पुत्र है। दूसरा, ये लटपटाया हुआ भी था किससे? जावेद खां से। हिजड़ा जावेद खां के साथ प्रेम संबंध के लिए जाना जाता है। राज दरबार और राजकाज के पूरे काम को वहाँ की औरतें और वहाँ के हिजड़ों द्वारा किया जा रहा है। और उसका प्रमुख है उधम बाई, जिसको उपाधि दिया गया है विला आलम की, और 2.5 साल का बेटा है, 2.5 साल का बेटा मोहम्मद, इसको पंजाब का प्रभारी बनाया गया। ऐसे ही कश्मीर का गवर्नर सैयद शाह को बनाया गया। कुल मिलाकर के ये ऐसा कैरेक्टर था जिसके पास शासन सत्ता चलाने की कोई क्षमता नहीं थी। अयोग्यता चरम पर है। मतलब राज मुगलों का ये वो कालखंड है जिस कालखंड में यहाँ पर ये महिलाओं का और हिजड़ों का दबदबा पीक पर है। शासन चल रहा है अहमद शाह के पास योग्यता नाम की कोई चीज़ नहीं है, जो बार बार मैं कह रहा हूँ। लेकिन कभी कभी इंसान के अंदर का जमीर जागता है यार। अब इसको लगने लगा कि शासक मैं हूँ लेकिन अधिकार नहीं है, सत्ता नहीं है, शक्ति नहीं है, तो मैं शासक किस काम का हूँ? क्यों नहीं हम सत्ता फिर से आधिपत्य करें, ग्रहण करें? लेकिन तब तक देर हो चुका था। मतलब सत्ता के लिए संघर्ष होता है। अंततः इस बंदे को अंधा कर दिया गया और अंधा करके सलीमगढ़ में इसको कैद कर दिया गया। तो तुम्हारे पास जो बातें आई, क्या आई? अभी कैरेक्टर आ गया कौन? अहमद शाह। अहमद शाह पे क्या क्या बातें आ गई? पहला चीज आ गया कि ये नर्तक पुत्र है। अगर नोट्स बनाना चाहो 2 पेज में पूरे मॉडर्न को समेट देंगे यार। ये नर्तक पुत्र हो गया। हिजड़ा कौन था? जावेद खां। तो जावेद खां को उपाधि क्या दिया है? नवाब बहादुर का उपाधि दिया है, नवाब बहादुर का। तीसरा चीज तुम क्या पा रहे हो? तुम्हारा है नाम क्या बोले? उधम बाई। प्रशासन के काम को कौन देख रही है? उधम बाई। चौथा पॉइंट क्या आ गया कि इसको सलीमगढ़ में अंधा करके रख दिया गया। तुम लोग कुछ नहीं करना, ये नर्तक पुत्र और जावेद खां को जरूर दिमाग में रखना। ये जनरल एग्जाम के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है, बाकी कमीशन के लिए आ जाता है कि हिजड़ों और औरतों की टीम के द्वारा किसके कालखंड में शासन के काम को किया जाता था। सत्ता का एक ऐसा खेल है यार जिस खेल में अहमद शाह बुरी तरह विफल हो चुका है, या यूं कहो कि उत्तर मुगल काल में इस तरह का कोई शासक बना ही नहीं। इसलिए ने कहा जाता है कि पूत सपूत तो क्यों धन संचय, पूत कपूत तो क्यों धन संचय। पूत सपूत निकलेगा तो अर्जित कर लेगा, अगर इस टाइप का कुपूत निकलेगा तो साम्राज्य और सत्ता को तबाह करके रख देगा। तबाही का आलम यह है, शासक भी बना, अंधा भी हुआ और शेष जिंदगी कैदी वाला जिंदगी जीता है। अब किसको शासक बनाया जाए? तो अबर जिसको लोगों ने चुना, ये वो कैरेक्टर था जिसका नाम है क्या? आलमगीर द्वितीय। यारा आलमगीर द्वितीय का वास्तविक नाम है अलीउद्दीन और इसके प्रधानमंत्री का नाम है गाजीउद्दीन। 2 पॉइंट बेहद इंपॉर्टेंट है कंपटीशन के लिए। वास्तविक नाम है इसका अलीउद्दीन, और यही अलीउद्दीन शासक किस नाम से बैठता है? शासक तो आलमगीर द्वितीय के नाम से सत्ता को प्राप्त करता है। इसका प्रधानमंत्री गाजीउद्दीन है, और ये वो गाजीउद्दीन है जो अत्यधिक महत्वाकांक्षी है। और आलमगीर द्वितीय को, इसी आलमगीर द्वितीय को शासक ये बना नहीं था, शासक ये बनाया गया था।
शासक कहोगे सर क्यों बनाया गया था? क्योंकि इसके पास भी योग्यता नहीं थी। मतलब कुल मिला के खेल का मंजर यह है कि जो जितना अयोग्य होगा शासक बनने के उतना ही योग्य होगा, और यही कारण था कि इसके अंदर वो अयोग्यता चरम पर थी, इसलिए यह शासक बनने के योग्य भी था। अब क्या कहानी तीखा मोड़ लेता है? तीखा मोड़ यह भी लेता है कि आलमगीर द्वितीय शासक बनने से पहले ज़्यादातर समय ये जेल में बिता चुका था। इसके पास प्रशासनिक क्षमता दक्षता नहीं थी और वो पूरे काम को गाजी उद्दीन कर रहा है। इसके कालखंड में मुगल साम्राज्य की स्थिति बद से बदतर हो चुका है। सैनिकों को देने के लिए वेतन भत्ता नहीं है। कभी भूखे मरते सैनिकों ने इस चीज़ के लिए कि हमें अपना तनख्वाह दो, हम भी भूखे मर रहे हैं, लोगों ने बगावत के रूह को अख्तियार किया था। यह तमाम वो घटक है जिन घटकों का अपना एक प्रभाव था। यही कारण है कि सैनिक विद्रोह हुआ। ये वो आलमगीर द्वितीय यारा जिसको लोगों ने इसकी हत्या कर दी, लाल किले के प्रांगण से फेंक दिया गया और इसको यमुना नदी में नंगा करके फेंका गया। एक ऐसा बदनसीब मुगल बादशाह है जिसका अपना कोई कब्रगाह नहीं है। तो ध्यान रखोगे, वास्तविक नाम अलीउद्दीन है, प्रधानमंत्री का नाम गाजी उद्दीन है। भूखे मरते सैनिकों ने इसके कालखंड में दंगा किया, और सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात जो आ गई कि जब इसको फेंक दिया गया यमुना नदी में, तो आखिर कब्रगाह कहाँ होगा? तो किस मुगल बादशाह का कब्रगाह नहीं है? तो अभी हम लोग चर्चा कर रहे हैं किसका? तो ये कैरेक्टर हो गया आलमगीर द्वितीय का। आलमगीर द्वितीय पर कितनी बातें आ गई? 3-4 बातें आ गई कि शासक बनने से पहले ज़्यादातर समय जेल में था। दूसरा पॉइंट आ गया कि इसका वास्तविक नाम अलीउद्दीन है। नोट्स का पैटर्न यही रखना, धोखा नहीं खाओगे। इसका वास्तविक नाम अलीउद्दीन है। प्रधानमंत्री का नाम क्या है? तो गाजी उद्दीन है। और इसी के कालखंड में क्या हुआ? तो सैन्य विद्रोह हुआ। कौन विद्रोह हुआ? भूखे मरते सैनिकों ने सैन्य विद्रोह किया। तीसरा पॉइंट और लास्ट पॉइंट तुम दिमाग में रखोगे कि इसको नंगा कर यमुना नदी में फेंक दिया गया। इतना ही में समझ में आ जाएगा। तो इस प्रकार ये पूरा प्रकरण तुमने 2 कैरेक्टर को देखा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आप लोगों को यह बतलाएंगे कि अगला कैरेक्टर जो आता है उस कैरेक्टर का नाम है शाह आलम द्वितीय। और शाह आलम द्वितीय के टॉपिक को बड़ी मज़ेदार तरीके से हम अपनी ओर से कोशिश कर रहे हैं पढ़ाने का। लेकिन ध्यान ये रखना कि अभी चैनल बिल्कुल नया है, थोड़ा लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। लाइक करने पर पैसा नहीं मिलता, प्रमोशन मिलता है। यूट्यूब चैनल उसको ज़्यादा प्रमोट करती है और अभी तुम लोगों के सहारे की ज़रूरत है। बाकी आस्था नहीं, अब जंग होगा, युद्ध महाभीषण होगा, प्लेटफॉर्म यूट्यूब का मंच होगा। जय हिंद, जय भारत।